स्टूडेंट्स, मैं राकेश राज, लेक्चरर, मॉडर्न कॉलेज, झांसी, उत्तर प्रदेश। मैं आज आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम क्लास को पढ़ाने जा रहा हूं। मेरा जो सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण। देखिए, हम लोगों ने मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में हम लोगों ने मुल्तान का आक्रमण पढ़ चुके हैं, हम लोग उच्च का आक्रमण पढ़ चुके हैं, अनिहालवाड़ा का आक्रमण पढ़ चुके हैं, हम लोग पंजाब का आक्रमण पढ़ चुके हैं, हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ चुके हैं हम लोग, और तराइन का द्वितीय युद्ध भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो आज हम पढ़ेंगे, तराइन के युद्ध के बाद, तराइन के जो दूसरे युद्ध के बाद भारत का क्या परिणाम होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो हम लोगों ने अभी 5-6 युद्धों के बारे में पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं प्रीवियस क्लास का, फिर हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत पर जो मोहम्मद गजनबी था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसने 17 बार आक्रमण करने का उसका रीजन ये था कि भारत की जो धन संपदा को लूट कर ले जाना और भारत के अंदर इस्लाम धर्म को स्थापित करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। इसी को आगे फॉलो करते हुए मोहम्मद गौरी ने भी यही काम करने का काम किया। लेकिन वो जो गजनबी था उसका विजय राज्य तो था, लेकिन उसको विजय राज्य में साम्राज्य स्थापित करना उसका कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन मोहम्मद गौरी जो है ये क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है, भारत पर 8 आक्रमण करता है, और ये क्या करता है, भारत के अंदर एक विजय राज्य स्थापित करता है। यहां से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, यानी गुलाम वंश की स्थापना वो करता है। तो आइए हम लोगों को समझना ये है कि भारत के अंदर एक जो हिंदू शाही राजा थे उनका किस प्रकार से अंत हुआ। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि चाहे जयचंद्र हो, चाहे जयपाल हो, चाहे पृथ्वीराज तृतीय हो, तो इनका जो हिंदू शाही राजा थे, चाहे मूलचंद द्वितीय हो, इनका जो किस प्रकार से उनके जो हिंदू साम्राज्य था, जो हिंदू नरेश थे, किस प्रकार से उनका अंत हुआ और किस प्रकार से हमेशा के लिए उनका सूरज उदय अस्त हो गया, ये हम लोगों को समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं जो मुल्तान पर आक्रमण हुआ था 1175 में हुआ, पहला आक्रमण हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो ये यहाँ पे जो मुल्तान यानी पाकिस्तान में, यहाँ पे जो करमाती संप्रदाय राज कर रहा था, यानी जो करमाती संप्रदाय जो था ये मुस्लिम विरोधी था। मुस्लिम विरोधी के मतलब क्या है, ये इस्लाम विरोधी था। तो जब गौरी को पता चला कि ये इस्लाम विरोधी है तो उसने क्या किया, यहाँ पे आक्रमण कर दिया और करमाती लोगों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। यहाँ पे जो करमाती संप्रदाय था ये नष्ट हो गया, यानी खत्म हो गया 1175 एडी में। अब हम देखते हैं उच्च पर आक्रमण। तो उच्च का हम लोग समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो उच्च का जो आक्रमण है यहाँ से नॉर्थ में, तो नॉर्थ में आक्रमण करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नंगा पर्वत है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, और सिंधु जो नदी जो निकलती है वो कहाँ, पाकिस्तान में बहती है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान जो नदी बहती है तो उसके जो पाकिस्तान का जो ऊपरी क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं उच्च क्षेत्र। तो सिंधु नदी का जो क्षेत्र था उसको उच्च क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे उसने आक्रमण 1176 में किया 1176 एडी में। उसका जो सम्राट था वो था सम्राट सुम्र राज्य कर रहा था। सम्राट सुम्र राज्य कर रहा था। तो सम्राट सुम्र के ऊपर वो जब आक्रमण करता है तो सम्राट सुम्र क्या करते हैं, उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और उनकी शरणों में वो चले जाते हैं, यानी गौरी की शरणों में वो चले जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि गौरी की 2 जीत हो चुकी थी। पहली जीत उसकी मुल्तान थी, दूसरी जीत थी उच्च थी, यानी सिंध का क्षेत्र था। अब देखते हैं तीसरी जीत उसकी क्या होती है, हार होती है। पहले 2 युद्ध वो जीतता है और तीसरे युद्ध में वो हारता है। तो अनिहालवाड़ा जो था वो गुजरात की राजधानी थी, और यहाँ पे जो अनिहालवाड़ा जो गुजरात की राजधानी थी, और जो चालुक थे उनकी राजधानी थी। चालुक यानी राजपूत थे, उनकी वो राजधानी थी। तो यहाँ पे जो राज्य कर रहे थे, मूलराज द्वितीय कर रहे थे 1178 में। जब मूलराज द्वितीय यहाँ पर राज्य कर रहे थे तो मूलराज द्वितीय और गौरी का जब आक्रमण होता है तो मूलराज द्वितीय गौरी को इतनी बुरी तरह से परास्त करते हैं
कि वो कभी भी गुजरात का आक्रमण करने के लिए साहस नहीं जुटा पाता है और वो कभी गुजरात पर आक्रमण वो नहीं कर देता है। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी की प्रथम हार ये कहाँ हुई, अनियालवाड़ा में। अब हम देखते हैं पंजाब विजय। पंजाब विजय में क्या होता है, 1179 में कौन से खुसरव मलिक जो थे वो शासन कर रहे थे। यहाँ पे खुसरव मलिक जो शासन कर रहे थे ये हम लोगों को समझना है। तो ये खुसरव मलिक क्या करते हैं, ये गौरी की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और गौरी की अधीनता को स्वीकार करने के बाद फिर क्या होता है कि 4 वर्ष बाद फिर गौरी एक बार फिर आक्रमण करता है तो खुसरव की हत्या कर देता है और उसके 4 पुत्रों की हत्या कर देता है। जो खुसरव जो थे ये हम लोगों को समझना है कि खुसरव कौन था। क्वेश्चन आ सकता है कि डीएलएड में 1 नंबर का कि खुसरव कौन था। तो खुसरव जो था ये मोहम्मद गजनबी का वंशज था, ये आखिरी वंशज था। तो यहां से क्या होता है कि जो गजनबी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अब हम लोग थे तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जब होता है तो 1191 तराइन जो क्षेत्र पड़ता है ये पड़ता है करनाल और कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र जो यानी थानेश्वर, वर्तमान में उसको हम थानेश्वर बोलते हैं और उसको एशियन हिस्ट्री में प्राचीन में उसको हम कुरुक्षेत्र बोलते थे। ये हरियाणा क्षेत्र है। कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में, ये हरियाणा में पड़ता है तराइन। तो यहाँ पर जब युद्ध हुआ 1191 में प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी का और पृथ्वीराज चौहान का, तो इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छी तरह से जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी के हाथ बुरी तरह से परास्त होता है और बहुत बुरी तरह से वो युद्ध के मैदान में घायल हो जाता है। उसके सेनापति उसको लेकर के भाग जाते हैं। तो यहाँ पे उसकी दूसरी हार होती है। पहली हार कहाँ हुई, पहली हार जिसको की हुई है ये हम लोगों को समझना है, मूलराज द्वितीय ने उसको हराया और दूसरी हार उसको किसने हराया है, पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया है। अब हम देखते हैं कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब 1192 में दूसरा युद्ध होता है तराइन का, तो इसमें जब देखते हैं कि यहाँ मध्य एशिया के खूंखार जाति के लोग रहा करते थे, तो गौरी ने ये सोचा कि मुझे इनसे लड़ना है और इसमें अपना बदला लेना है। उसके मन में बहुत ज़्यादा ये खसोट रहा था, उनके मन में एक बहुत बड़ा विचार आ रहा था कि मुझे क्या करना है कि मोहम्मद उसको पृथ्वीराज चौहान को हराना है। तो वो क्या करता, जो मध्य एशिया के जो लोग थे, जो एक बहुत ही खूंखार जाति के लोग थे, उनको एक सैनिक बनाना एकत्र कर दिया। इस बात की भनक पृथ्वीराज चौहान को लग चुकी थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने भी अपनी सेना को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। जब इकट्ठा कर दिया तो इनका क्या हुआ कि दोनों का 1192 में युद्ध होता है। ये युद्ध इतना भयानक युद्ध था कि लाखों लोग सैनिक इसमें मारे जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाता है, उसकी हत्या कर देता है और गौरी इसमें जीत जाता है। ये हम लोगों को समझना है। आइए हम देखते हैं तराइन के दूसरे युद्ध के बाद परिणाम क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकल के आया, इसको हम लोग समझते हैं। सॉरी, तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध हुआ। देखिए क्वेश्चन अगर आता है आपका कि आप ये बताइए तराइन के दूसरे युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है कि जब भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध हुआ, यहीं से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना जो हो जाती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं निर्णायक युद्ध हुआ, परिवर्तनकारी हुआ। ये क्या हुआ, एक चेंजमेंट हुआ, इतिहास बदलना स्टार्ट हो गया। यहाँ से एक सिद्ध हुआ, एक क्या हुआ, सिद्ध हो गया। हिंदुओं का गौरव, जो हिंदुओं का गौरव था वो हमेशा के लिए, गौरव जो था हमेशा के लिए और सदैव के लिए क्या हो गया, वो डूब गया, यानी अस्त हो गया। यहाँ पे रीजन क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी हिंदू नरेश साम्राज्य मुसलमानों का आक्रमण सामना करने में असफल रहा। कोई भी किसी ने भी उसका सामना नहीं कर पाया। इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो मुसलमान वंश की स्थापना हो जाती है, यानी गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं 8वां जो आक्रमण उसका देखते हैं, ये हरिहर के जो 8वां आक्रमण जो करता है गौरी, वो करता है हरिहर। जो हरिहर जो थे वो हम लोगों को समझना है सॉरी, जो हरिहर थे हम लोग समझना है कि हरिहर जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के भाई थे। यहाँ पे 1195 में अजमेर में जब युद्ध होता है तो हरिहर क्या करते हैं, अपने पूरे हरिहर क्या करते हैं, हरिहर हार जाते हैं। ये हरिहर जो थे पृथ्वीराज चौहान के भाई थे और यहाँ पे युद्ध हार जाते हैं। तो हारने के बाद क्या होता है, बहुत बड़ा एक डिसीजन लेते हैं वो, और डिसीजन लेने के बाद क्या होता है, पूरे परिवार सहित वो क्या करते हैं, एक अपनी चिता बनाई हुई उसमें क्या कर लेते हैं, जौहर कर लेते हैं। जौहर का मतलब क्या होता है, अपने एक पूरा परिवार सहित उसमें क्या कर लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, आग में जल करके वो खत्म हो जाते हैं पूरे परिवार सहित।
फिर तीसरा उनका जो 9वां आक्रमण होता है बयाना ग्वालियर में होता है। यहाँ पे 1195 और 1196 में आक्रमण हुआ। यहाँ पे जो बयाना में कुमारपाल शासन कर रहे थे और ग्वालियर में जो कर रहे थे सुलक्ष लक्षण पाल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सुलक्षण पाल कर रहे थे। ये दोनों भी क्या करते हैं? हार जाते हैं और गौरी की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। 10वां आक्रमण जो होता है राजपूतों के लिए करते हैं, वो राजपूतों के क्या करते हैं? उनके विद्रोह करते हैं। नहीं, आक्रमण होता है 1196। मैंने आपको बताया था कि जो अनिहालवाड़ा जो थी वो गुजरात की राजधानी थी। कहाँ की थी? ये हम लोगों को समझना है। जो अनिहालवाड़ा है वो गुजरात की राजधानी थी। यहाँ पे एक राज्य कर रहे थे, ये चालुक्यों की राजधानी थी। ये किसकी थी? चालुक्यों की राजधानी थी। ये क्या करती? यहाँ पर भी आक्रमण कर देता है। बुरी तरह से क्या होता है? यहाँ भी ये चालुक्य हार जाते हैं और गौरी की विजय हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो राज्य करता है, बुंदेलखंड में वो करता है आक्रमण, ये 1202 में करता है। 1202 में जब आक्रमण करता है, इसका लास्ट आक्रमण होता है। ये जो उस समय क्या होता है कि जो आक्रमण करता है बुंदेलखंड, जो कलिंजर जो किला था, ये पूरा बहुत ही ज्यादा कलिंजर किला जो बांधा में पड़ता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्ट है। आज भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फोर्ट है, बहुत मजबूत किला माना जाता है। इसमें क्या होता है कि 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वो क्या करता है? आक्रमण करता है। जब वो आक्रमण करता है तो क्या होता है? कुतुबुद्दीन काफी दिनों तक उस किले को घेरे रखता है। उसकी साहस नहीं जुटा पाता है कि मैं कैसे इसके ऊपर आक्रमण करूं। जब वो साहस नहीं जुटा पाता है तो कुछ दिनों बाद क्या करता है? वो आक्रमण कर देता है। तो यहाँ पे जो उस समय जो राजा थे, वो कलिंजर किले के राजा परमर्दी थे और परमर्दी की जो राजधानी थी कलिंजर, तो यहाँ पे क्या करता है? वो आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद वो कलिंजर के किले को भी जीत लेता है। यहीं से क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, जो गौरी का गुलाम था, यहीं से क्या करता है? गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है और गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। और हमेशा के लिए हिंदू साम्राज्य जो था, हिंदू नरेशों का जो था, वो क्या हो जाता है? एक सूरज डूब जाता है। जब दिल्ली सल्तनत आती है, दिल्ली सल्तनत के बाद जो इब्राहिम लोदी होता है, इब्राहिम लोदी के बाद फिर क्या हो जाता है? मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और 1526 में इसके बाद हमेशा के लिए क्या हो जाता है? मुसलमान राज्य आ जाता है। मुसलमानों के बाद फिर क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो जाती है। आज का टॉपिक यहीं खत्म था। थैंक यू वेरी मच।